नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल eco.com। आज की इस क्लास में हम लोग बीईसीसी 102 के यूनिट नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। जो टॉपिक अभी हमारा चल रहा है वो टॉपिक नंबर 5.5 द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे दो क्लासेस पहले हो चुकी हैं। आज हम थर्ड क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे 5.5.3। टॉपिक का नाम है द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस टॉपिक के अंदर हमें ये समझना है जो स्ट्रेट लाइन है उसकी कितनी फॉर्म होती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुल मिला के जो टोटल फॉर्म है जो आपको सीखनी है वो 5 है। हम लोग फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। फॉर्म 1 इट इज जनरल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो दो बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको पता होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन क्या होती है। तो अगर आपके पास कभी भी जो वेरिएबल है x और y उनकी पावर 1 है तो ऐसे इक्वेशन को आप स्ट्रेट लाइन बोलोगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है। तो अगर आपके पास कुछ एक इस तरह की इक्वेशन है, इट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग कहते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन तो है ही। क्यों? इसमें y और x की पावर 1 है। जब x और y के ऊपर कोई पावर नहीं होती है तो इसका मतलब है इनकी पावर है 1। तो पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन की फॉर्म कौन सी है? तो जनरल फॉर्म है। तो जब भी आपको इस तरीके से कोई इक्वेशन दिखे तो आप ये समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो जनरल फॉर्म है ना। इस इक्वेशन में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि चीजें क्या हैं, जैसे x क्या है, y क्या है, a क्या है, b क्या है, तो c क्या है। a इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब यह है किसी इंसान का जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो उसकी इनकम पे डिपेंड करता है। जनरली जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है वो ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, जिन लोगों की इनकम कम होती है वो लोग कम पैसे खर्च करते हैं। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, उनके शौक इतने होते हैं कि वो अपनी इनकम से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और हमेशा कर्जे में रहते हैं। बट आमतौर पर अगर इनकम कम है तो खर्चे कम होते हैं, इनकम ज्यादा है तो खर्चे ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है हमारे जो खर्चे हैं, हमारा एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट वेरिएबल है जो किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हो गया x और ये हो गया y। अब a x के साथ चिपका हुआ है। अक्सर आपने इस तरह की इक्वेशन देखी होगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर x के साथ 2 चिपका हुआ है, यहाँ y के साथ 2 चिपका हुआ है। तो आप ऐसे यहाँ पे x के साथ a चिपका हो तो आपका जो a है आपका कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट का मतलब है जो x के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। सिमिलरली ये y के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये कोफिशिएंट है y का। ठीक है, ये आपका एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है एक फिक्स नंबर, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे हमारे जो ऑफिस है इसका पर मंथ जो रेंट है वो फिक्स है, 11 महीने तक रेंट फिक्स रहता है, 11 महीने के बाद रेंट इंक्रीज हो जाता है 10%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो x है, सॉरी a है, b है, c है। a x का कोफिशिएंट तो है ही, b y का कोफिशिएंट है, बट इसके साथ ये तीनों ही कांस्टेंट हैं, ये तीनों ही फिक्स वैल्यू है। अब आपके पास ये जो जनरल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की, इसके बारे में दो चीजें हमें सीखनी है जो हमारे आगे काम आती है जब हम लोग एज ए प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट पॉलिसी मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे बहुत काम आती हैं। उसमें से जो पहली चीज है वो तो है स्लोप। ये आपके पास जो इक्वेशन है इसकी जो स्लोप है
इसका कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा आगे पॉलिसी मेकिंग में। जब भी आप लोग किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बतौर इकोनॉमिस्ट काम करोगे या फिर आप अपना ही बिजनेस करते हो, अपने बिजनेस में भी पॉलिसी मेकिंग होती है, वहां पे भी हमें वेरिएबल्स को स्टडी करना होता है, ठीक है। तो स्लोप कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, स्लोप होती क्या है, ये हम आगे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल तो हम ये समझ रहे हैं कि स्लोप को कैलकुलेट कैसे करना है। स्लोप के बारे में वैसे मैं कुछ बातें आपको पिछली 2 क्लासों में बता चुका हूँ। तो इस तरह की इक्वेशन में स्लोप कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आप y को छोड़कर बाकी सारी चीज राइट साइड पे लेके जाओ। ये राइट साइड पे गई, माइनस में हो गए, ये भी माइनस में हो गई। मुझे इसके साथ b भी नहीं चाहिए, तो b को भी मैं इधर लेके आऊंगा, तो इन दोनों के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x के का जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है अभी राइट हैंड साइड पे, ये आपकी स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं और इस इक्वेशन में हमारी जो स्लोप है ये है a डिवाइडेड बाय b, जो कि माइनस में आ रही है। माइनस का मतलब है ये लेस देन 0 है, 0 से छोटी है। अगर आपकी स्लोप माइनस में आती है इसका मतलब ये है आपका जो x है और आपका जो y है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव बोल लीजिए, अपोजिट बोल लीजिए, इनवर्स बोल लीजिए, इनडायरेक्ट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लो, इनमें से कैसा रिलेशन है। इसका मतलब ये है अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो y की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, या x की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो y की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही किसी चीज का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और अगर किसी चीज का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। टमाटर जब 200 रुपए किलो हो जाता है, डिमांड हम कम कर देते हैं। जब टमाटर 20 रुपए किलो हो जाता है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करनी है ये मैंने आपको बता दिया है। स्लोप क्या होती है डिटेल में हम इसको आगे सीखेंगे, ठीक है। बट फिलहाल आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी जो स्लोप है वो क्या होती है। इसका एक फॉर्मूला है, वो भी आप याद कर सकते हो। स्लोप ऑफ इक्वेशन, एम से इसको डिनोट करते हैं। आप देखोगे तो आपकी जो स्लोप है बेसिकली क्या है, माइनस है इसके अंदर, ठीक। a है तो a इक्वेशन में क्या था, a था x का कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे क्या है b क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ y। तो अगर आप x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो आपको स्लोप मिल जाती है। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ एक क्वेश्चन करा था, एक बार मैं देख लेता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करा था। क्वेश्चन में इक्वेशन थी 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी। ये क्वेश्चन 21 में आया था दिसंबर में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें स्लोप पूछी थी। वैसे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सीधा आंसर तो लिखोगे नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, पूरा प्रोसेस समझाना होगा, वो मैं लास्ट क्लास में समझा चुका था। वैसे अगर हम बिना कैलकुलेट करें स्लोप कैलकुलेट करने की कोशिश करें इस फॉर्मूले से, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले m स्लोप होती है, माइनस लिख लिया, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, और y का कोफिशिएंट क्या है आपका, y का कोफिशिएंट है आपका -3। इससे इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे 0.66। वैसे 2/3 लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। ये हमारी स्लोप आ गई है। यहाँ पे हमारी जो स्लोप आई है वो पॉजिटिव आई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह से आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्लोप क्या है वो तो मैंने आपको बता दी है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे अभी यहाँ पे हम बात करें, एक तो आपकी स्लोप नेगेटिव है। दो चीजें आपको स्लोप के बारे में ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो पहली चीज तो ये है कि आपकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है। यहाँ नेगेटिव आई है, पॉजिटिव आई है, यहाँ की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव आई है। दूसरी बात आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी जो स्लोप की वैल्यू आई है वो 0.66 है। 0.66 एक फिक्स नंबर है, फिक्स।
ठीक है, क्योंकि स्लोप दो चीजों से मिलके बनी है, a डिवाइडेड बाई b। a मैंने आपको बताया था कि a आपका कांस्टेंट है, b भी आपका कांस्टेंट है, तो दो चीजों से मिलके जो चीज दो कांस्टेंट से मिलके जो चीज बनती है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो बेसिकली आपकी जो जनरल फॉर्म है इसकी स्लोप नेगेटिव है, दूसरी बात है इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, आप इसका ग्राफ कैसे बनाओगे। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसमें a और x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो और बाकी जो वैल्यू है उसको लेके जाओ राइट साइड पे। राइट साइड पे आ गया आपका -c। बट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को राइट हैंड साइड पे हमेशा 1 चाहिए होता है। तो 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो इस वैल्यू से ही। तो अगर हम -c से यहाँ डिवाइड करें, -c से यहाँ डिवाइड करें, इस पूरी इक्वेशन को हमने -c से डिवाइड कर दिया। अब ये माइनस तो ऊपर आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास a x डिवाइडेड बाई c, यहाँ भी माइनस ऊपर आ गया, ये हो गया हमारे पास b y डिवाइडेड बाई c, यहाँ पे ये दोनों डिवाइड हो गए, हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स। इस ये मुझे x के साथ a नहीं चाहिए तो मैं इसको नीचे लेके आऊंगा। मुझे यहाँ पे y के साथ b नहीं चाहिए तो मैं इसको भी नीचे लेके आऊंगा। अब मैं आराम से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है? ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका ये होता है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका y एक्सिस है ना, ये आपका ओरिजिन है। इधर x की पॉजिटिव वैल्यू है, इधर x की नेगेटिव वैल्यू है, इधर y की पॉजिटिव वैल्यू है, इधर आपकी y की नेगेटिव वैल्यू है। x के नीचे क्या है, c बाई a। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, पहले देख लो x का साइन प्लस में माइनस में, x का साइन माइनस में, इसका मतलब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो x की वैल्यू हमें यहाँ कहीं लेनी पड़ेगी, इधर। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने और पॉइंट हो गया है -c बाई a। y के साथ भी माइनस है तो जो भी आप वैल्यू लोगे वो कहाँ होगे, यहाँ पे। इधर y 0 के नीचे माइनस में, तो ये हो गया हमारा माइनस में c बाई b। अब इस पॉइंट को मैं एक नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल p। इस पॉइंट को भी मैं एक नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल q। अब p पॉइंट और q पॉइंट को अगर आप मिलाते हो, आप स्केल ले लीजिएगा, ठीक है, मेरे पास इतना बड़ा स्केल है नहीं ये, ठीक है। तो हमने p पॉइंट और q पॉइंट को मिलाया, मिला के एक लाइन बनाई, ये एक स्ट्रेट लाइन आई है, ठीक है। ये तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, मेरे पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, आप स्केल से बनाना, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये किसका ग्राफ है? इसका ग्राफ है। आप चाहो तो लिख लो यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस p से थोड़ा अलग रखता है, यहाँ लिख लेते हैं p, ठीक है। इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका ही ग्राफ है ना। अब p पॉइंट और q पॉइंट के बारे में भी आपको कुछ बातें समझनी है। जहां पे हमारा ग्राफ x एक्सिस को काटता है, जैसे ये जो ग्राफ है हमारा, ये x एक्सिस को कहां पे काट रहा है? p पॉइंट पे। y एक्सिस को काट रहा है q पॉइंट पे। तो हमारा ये जो p पॉइंट है, इस p पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब है जहां पे ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है, इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट भी बोल देते हैं और x एक्सिस इंटरसेप्ट भी बोल देते हैं। इसी तरह से ये जो ग्राफ है, ये q पॉइंट पे किसको काट रहा है? y को काट रहा है। तो ग्राफ जहां पे y पॉइंट को काटता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, या फिर y एक्सिस इंटरसेप्ट, y एक्सिस इंटरसेप्ट, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भैया p पॉइंट और q पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, क्या बताओ? कोऑर्डिनेट बताओ।
ठीक है। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट पर x और y की वैल्यू। तो P पॉइंट पर x की वैल्यू तो मुझे पता है, ये है -c/a, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, तो इस पूरी लाइन पे आप कहीं पर भी हो y की वैल्यू 0 होगी, तो y की वैल्यू P पॉइंट पर 0 है। Q पॉइंट की बात करें तो y की वैल्यू तो मुझे पता है, यहाँ पे -c/b है। x की वैल्यू क्या है, तो इस पूरी लाइन पर आप कहीं भी हैं, x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये आपके P और Q के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। कोऑर्डिनेट उस पॉइंट्स के हो गए जहां पे ये ग्राफ इसको काट रहा है। एक और बात, जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, फॉर्म कौन सी है, जनरल फॉर्म है। अब मेरे पास एक ग्राफ है, ये इस ग्राफ को अगर मुझे मैथमेटिकली एक नाम देना हो, एक नोटेशन देनी हो, तो मैं कैसे दूंगा, तो हम इसको नोटेशन देंगे ऐसे, आप लिखोगे P और Q, इसके ऊपर एक ऐसे एरो लगाओगे सीधा। तो ये जो सीधा है घूमना नहीं चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए, सीधे से तो हमें पता चलता है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये जो एरो है इससे पता चलता है स्ट्रेट लाइन है और एरो है, यानी कि आप दोनों तरफ एरो जा रहे हैं। इस लाइन को इधर भी कितना भी ले जा सकते हो और इसको आप इधर भी कितना ले जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, कहीं तक भी लेके जाओ। ये लाइन इधर और इधर कितनी भी जा सकती है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमें समझनी है, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा उसके लिए। वो इम्पोर्टेंट बात ये है, आपकी जो PQ है, ठीक है, इज ए डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। आप देखा होगा आपने, हमारा जो ग्राफ बना था वो ऐसे था, ऐसे। तो जब कोई लाइन ऐसे होती है तो हम इसको डाउनवर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड। अगर कोई लाइन ऐसे होती है तो हम अपवर्ड बोलते हैं। ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड भी है और ये स्ट्रेट लाइन है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, दो फीचर है, पहला डाउनवर्ड है, दूसरा स्ट्रेट लाइन है। मान लीजिए आप में से कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद MA करते हो इकोनॉमिक्स में और टीचिंग की फील्ड में जाते हो, B.Ed करते हो, PGT टीचर बनते हो, या फिर नेट JRF देते हो, या फिर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई जो एग्जाम होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या फिर RBI ग्रेड P, कोई भी एग्जाम देते हो। और वहां पे क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, दे दिया स्ट्रेट लाइन और डाउनवर्ड भी है, क्यों है ये डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन क्यों है, तो इसका आपको आंसर देना पड़ेगा। इसका आंसर ये दोगे, डाउनवर्ड का आंसर तो आपको ये देना पड़ेगा, हमने इसकी जो स्लोप कैलकुलेट करी थी वो नेगेटिव थी, तो डाउनवर्ड का आंसर ये है स्लोप इज नेगेटिव। क्या स्लोप थी हमारी, -a/b, माइनस में थी, <0। तो अगर आपकी स्लोप माइनस में है तो ही ग्राफ डाउनवर्ड होगा, अगर आपकी स्लोप माइनस में नहीं है तो ग्राफ डाउनवर्ड नहीं होगा, ठीक है। अब बात है स्ट्रेट लाइन क्यों है। स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि इसकी जो स्लोप थी, स्लोप इज कांस्टेंट, ये मैंने आपको बताया था। देखो भाई, स्लोप है a/b, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो अगर दो कांस्टेंट को आपस में डिवाइड करो तो कांस्टेंट ही हमें मिलता है। जैसे अगर मैं 4/2 करूं तो 4 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, डिवाइड करा 2 भी मुझे क्या मिला, कांस्टेंट मिला। 6 को 2 से डिवाइड करूं, ये दोनों ही कांस्टेंट है, डिवाइड करा 3 मिला, 3 क्या है, 3 भी कांस्टेंट है। तो क्योंकि ये दोनों नंबर कांस्टेंट है तो जो स्लोप है वो कांस्टेंट ही है, और जब स्लोप कांस्टेंट होगी तो आपका जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे इकोनॉमिक्स में हम कुछ ग्राफ पढ़ते हैं, हमने ग्राफ पढ़ा, कंसेप्ट होता है हमारा टोटल रेवेन्यू का, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है। मोनोपोली मार्केट के लिए टोटल रेवेन्यू ऐसे होता है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, पहले ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे की तरफ जाता है। ये स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, इसकी स्लोप चेंज होती है। इस पॉइंट तक तो आप इसकी स्लोप इंक्रीज होती है,
इस पॉइंट पर आके इसकी स्लोप कांस्टेंट हो जाती है, इस पॉइंट पर आके इसकी स्लोप डिक्रीज होने लगती है। तो स्लोप इसकी इंक्रीज भी हो रही है, एक पॉइंट पे कांस्टेंट भी हो रही है और एक पॉइंट पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट यहाँ पे स्लोप आपकी ऑलवेज कांस्टेंट है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको ये सिखाया कि जनरल फॉर्म क्या होती है, उसकी स्लोप कैसे निकलती है, उसका ग्राफ हम कैसे डिनोट करते हैं, वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझना चाहते हो कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से समझें, तो इससे पहले वाली क्लास देख लेना, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड था। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।